मैं अकेली थी, मैं ही पैदा हुई थी तभी मेरे पापा ख़त्म हुए थे। लेकिन जब तक दादा थे तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा। जब मेरे दादा एक्सपायर कर गए तब मुझे लगा कि आज मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा, मतलब दादाजी को आप अपना पापा समझ जी। लेते थे। फिर मम्मी जी की क्या कुछ परिस्थिति थी? मम्मी तो हाँ थी ही नहीं, मैं वहाँ अकेली थी, ये समझिए। मम्मी 1 साल रही, इसके बाद उनकी शादी दूसरी जगह हो गई। जी। अच्छा, मतलब फिर मम्मी की शादी कहीं और हो जाती, हाँ। पालन पोषण फिर आगे का कैसे तो होता मेरे है? दादी दादा थे तो 9th तक मेरे दादा पढ़ाई लिखाई का हर चीज़ खर्चा देखते थे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। और कैमरे की फ्रेम में एक और महिला क्रिएटर हैं। किसी परिचय की ये मोहताज नहीं है। काफ़ी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने हमारे दूसरे वाले चैनल पे इनका इंटरव्यू भी देखा है और बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। आइए जानते हैं आज इनकी सक्सेस जर्नी आखिरकार किस तरीके से मेहनत करके आज ये इस मुकाम पे पहुंची हुई हैं। और आपको बताना चाहते हैं कि ये इनका स्टूडियो सेटअप भी, एक बार आप थोड़ा सा दिखाइएगा इनका स्टूडियो सेटअप। और इनके आज हम स्टूडियो सेटअप में बैठे हुए हैं। ये हमारे पूर्वांचल की महिलाएँ हैं जो कि अपने अंदर कुछ ना कुछ हुनर रखते हैं करके दिखाने के लिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे किस तरीके से आज ये इस मुकाम तक पहुंची हैं और अपने नाम को ऊंचा कर रही हैं। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया राहुल भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती टाइम लेकर हम सभी के पास आते हैं। जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को मंजू मोहिनी का प्रणाम तहे दिल से धन्यवाद। जी, हर कोई आपको मंजू मोहिनी के नाम से जानता है। आपकी छवि पूरे भारतवर्ष में बताएं तो मंजू मोहिनी के नाम से प्रचलित है। अभी हाल ही में गणेशपुर धाम से आपको हर कोई जानता है कि हर कोई आपकी वीडियो को सर्च करता है मंजू मोहिनी के ही नाम से। लेकिन काफ़ी दर्शक आज कंफ्यूज हैं आखिरकार आपका जो रियल नेम है वो क्या है, क्योंकि हर कोई अपने पीछे एक टाइटल लगाता है। तो आज दर्शकों के बीच में आपका शुभ नाम होना चाहिए। जी, मंजू सरोज। जी, मंजू सरोज इनका नाम है। और हम बात करेंगे आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? जी, मेरी पढ़ाई बीए तक हुई है। बीए तक की है आप। और परिवार में कौन कौन है आपके? ससुराल में? हाँ, ससुराल में ही तो अभी ससुराल आप हैं ना? में ससुर जी नहीं हैं, बाकी मेरे पति 3 भाई हैं अच्छा। और सास जी हैं। जी, आप पढ़ाई लिखाई की हैं, कहीं न कहीं आपने बीए किया है, ग्रेजुएशन डिग्री आपने हासिल किया है। जब कोई ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करता है तो उसको ये उम्मीद होती है हमें किसी फील्ड में जाना है। हालांकि सोशल मीडिया का दौर अब बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन इससे पहले लोगों का यही मोटिवेशन होता है कि हम अच्छे लेवल से पढ़ाई करेंगे तो एक अच्छे तौर तरीके से कहीं स्टार्टअप करेंगे सरकारी नौकरियों के लिए। आपका क्या गोल था? जी, मेरा पढ़ने का बहुत ही शौक़ था। उस टाइम मैं गाना भी गाती थी लेकिन पढ़ाई में भी मेरा ज़्यादा रुचि था। अच्छा। क्योंकि संगीत लाइन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। जी। और पढ़ाई करती थी, पढ़ाई करने की इच्छा थी मेरी। तो घर वाले तो इंटर तक पढ़ा रहे थे। अच्छा। कैसो जिद करके उनसे बोले कि मुझे और पढ़ना है, पढ़ाइए। घर में और परिवार थे, ज़्यादा लंबे परिवार थे। जी। और मेरे चाचा की दो बिटियाँ मेरे साथ ही पढ़ती थी, 3 जन माने साथ ही पढ़ते थे। अच्छा। तो बीए में नाम डलवाएं तो हम लोग बीए कंप्लीट किए। बीए फाइनल था तभी मेरी शादी हुई। अच्छा, बीए फाइनल होते होते आपकी शादी हुई है? अच्छा, तकरीबन अभी उम्र कितनी होगी? 31-32 साल है। 31-32 साल आपकी उम्र है। बीए जब आपका फाइनल होता है, क्या आगे भी पढ़ने का मन था? घर वाले अपने पीहर में थी तभी बीए की थी? जी, फाइनल में थी तब मेरी शादी हुई थी। अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई का स्टार्टअप आपका कहाँ से तैयार होता है और कहाँ से आप शुरू करते हैं? जी, पढ़ने लिखने में तो बहुत समस्याएं आई, लेकिन इंटर तक तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी तो उसमें फीस नहीं ज़्यादा लगता था। अच्छा। लेकिन जब बीए की बात आती है तो उसमें उस टाइम एक ईयर का, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। जिस समय आपने शायद बीए किया होगा उस समय ईयरली था, इस समय सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो ईयरली में क्या कुछ समस्या आई थी? तो एक ईयर का 1500 रुपये लगता था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। तो बहुत समस्याएं आई, घर वाले एडमिशन ही नहीं करा रहे थे। अच्छा, समस्या ये कैसे उत्पन्न होना स्टार्ट हुई? जैसे आपने अभी कहा कि समस्या आ रही थी, क्योंकि देखिए परिवार के लोग तो चाहते हैं पढ़ाना। आई थिंक पिताजी हो गए, भाई हो गए, कौन खड़ा हुआ आपके लिए? तो मेरे पिता नहीं थे। अच्छा, पिताजी नहीं है। अच्छा, पिताजी कब से नहीं है? आप उनको कब से जानते हैं कि हमारे बीच में नहीं है?
मैं उनको जानती ही नहीं, मैं 3 महीने की थी तभी वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, मतलब बचपन अवस्था में आप थी तभी आपके पिताजी जी। एक्सपायर कर जाते हैं। पालन पोषण आपका कौन किया? पालन पोषण मेरे दादा दादी थे, अच्छा, और दादा मेरे, मैं 9th में जब थी तो वो भी ख़त्म हो गए। वो भी एक्सपायर हो गए। लेकिन जब तक दादा थे तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा अच्छा जब मेरे दादा एक्सपायर कर गए तब मुझे लगा कि आज मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा अच्छा, मतलब दादाजी को आप अपना पापा समझ जी। ली थी। फिर मम्मी जी की क्या कुछ परिस्थिति थी? मम्मी तो वहाँ थी ही नहीं, मैं वहाँ अकेली थी, ये समझिए। मम्मी 1 साल रही, इसके बाद उनकी शादी दूसरी जगह हो गई। जी। अच्छा अच्छा, मतलब फिर मम्मी की शादी कहीं और हो जाती, हाँ। पालन पोषण फिर आगे का कैसे तो होता मेरे है? दादी दादा थे तो 9th तक मेरे दादा पढ़ाई लिखाई का हर चीज़ खर्चा देखते थे। इसके बाद जब दादा नहीं थे तो चाचा चाची थे, इंटर तक पढ़े। इसके बाद मैंने गुस्से से नहीं बोले कि ज़्यादा लोग हैं, पहले के लोग ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहते थे। 2005 में मेरा हाई स्कूल फाइनल हुआ था 2005 में। और 7 में वो इंटर। जी तो बहुत हम लोग कहें कि मेरी पढ़ने की इच्छा है, बीए तक करा दीजिए। जी। तो किसी तरह करके नाम लिखाया गया। वहाँ के जो स्कूल के प्रिंसिपल थे केशजीत यादव, सिमरी स्कूल में मेरा हुआ था, यहाँ साहेबपुर के आगे सिमरी है ना। जी जी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मेरी सहेली के पापा थे, उनकी बेटी मेरी फ्रेंड थी। तो उन्होंने मेरी कहानी बताई उनको, तो वो बोले कि ठीक है बेटा तुम पढ़ो, जो स्कॉलरशिप आएगा वो मैं फीस में काट लूँगा। फीस में काटेंगे। अभी आपने बताया कि मम्मी की आपकी दूसरी शादी हो जाती है, क्या मम्मी से संबंध है अभी? बचपन से नहीं जानती थी, लेकिन जब 8th में पढ़ती थी तब मेरी पहली बार मुलाकात उनसे हुई थी। अच्छा। दादा से मेरी मुलाकात करसूलनाथ मंदिर है जी जी। कंधी के पुल के पास, तो वहाँ मुलाकात जब हुई थी मेरी मम्मी से और दादा से, तो दादाजी मम्मी को लेकर यहाँ आए थे मेरे यहाँ। अच्छा, तब मेरी पहली मुलाकात हुई थी। मम्मी नहीं तो उससे पहले आप अपने दादा दादी को ही मम्मी पापा समझती थी? जी, उनको नहीं जानते थे। अच्छा अच्छा। अभी का आपका जीवन यापन कैसे चल रहा है? जैसे जब मम्मी से मिलती हैं और फिर दादा दादी को जब पता चलता है ये मेरे दादा दादी, ये मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मम्मी मिली थी, लेकिन वहाँ जैसे रही 1 दिन फिर चली गई। तो जैसे अब वो मेरे साथ नहीं रही तो मुझसे उनके प्रति कोई लगाव नहीं होता था। जैसे उनको देख के मुझे डर सा लगता था, कहीं मुझे मेरे अपने साथ ना लेके चली जाए, मुझे किसी और को पापा कहना पड़े। हाँ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहीं पे रहूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अच्छा अच्छा, आप अपने दादी दादा क्या ही रहने लग गई। आपके भाई और बहन कितने थे? नहीं, मैं अकेली थी, मैं ही पैदा हुई थी तभी मेरे पापा ख़त्म हुए थे। बाकी और कोई नहीं था? बस आप एक वारिस थी अपने मम्मी पापा की जी। इकलौती। अच्छा, तो फिर बीए तक आप कैसे पहुंचती, शादी विवाह कैसे होते हैं? बीए वही कहने सुनने पर नाम लिखाए, कुछ पैसे देकर तीनों जन का। तो बाकी जब स्कूल जाने लगे, मेरी फ्रेंड उनकी जिनका केशजीत की जिनकी बिटिया थी, उनकी वो मेरी फ्रेंड थी, तो वो मेरी कहानी सुनी तो अपने पापा से बोले, प्रिंसिपल से, तो हमको बुलवाए ऑफिस में। बोले बेटा तुम पढ़ाई करो और पैसे की चिंता ना करो, ना किताब की, लाइब्रेरी से फ्री किताब है, तुम किताब ले लिया करो और उस किताब से अपनी पढ़ाई करो, पैसे की चिंता ना करो और तुम खाली पढ़ाई कर लो अपनी। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। कहीं कहीं आपके जो वह प्रिंसिपल थे उन्होंने आपका काफ़ी सहयोग किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई का आपका रुझान था, आप पढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे तैसे करके आपने बीए कंप्लीट किया। फिर शादी विवाह का माहौल कैसे घर में उत्पन्न होता है, शादी कैसे होती है? दी शादी भी हुई तो शादी आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? नहीं, लव मैरिज नहीं है। उस टाइम शादी भी नहीं होना था मेरा, और संजोग था कि किसी ने बताया और देखने चले आए और तय तमाम भी हो गया। लेकिन शादी में भी मेरी मैंने किसी इच्छा की भी कोई वो नहीं था। अच्छा, जैसे मतलब जो एक इच्छा होती है लड़की की, हम अपनी शादी में ये शौक़ पूरा करेंगे, वो शौक़ पूरा होंगे, वो सारा शौक़ आपका मर गया। जी। अच्छा अच्छा। तो शादी भी जब आपकी संपन्न हो जाती है, पारिवारिक बंधन में आप बनती हैं, कहीं न कहीं आपने अपने हस्बैंड जी से ये सारी जिक्र की, अपनी ये सारी मुसीबतें बताई उनको? हाँ, धीरे धीरे पहले से ही शादी हुई तो 2-3 महीने से बात भी होने लगी थी। तो धीरे धीरे जान भी गए थे कि मम्मी पापा नहीं हैं, और फिर जो अगुआ थे हमारे गांव के ही थे, तो उन्होंने सारी दास्तान बता ही दी थी लगता है, तभी तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे थे। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, ढेर थोड़ा बहुत तो बताई थी,
लेकिन वहाँ जाने के बाद तो जब शादी विवाह में कुछ मिला नहीं, कुछ दिया नहीं गया उनको और मुझको, तो भाई समझ ही जाएंगे कि ऐसा क्यों किए ना। तो भाई लोग सवाल करेंगे ही। तो हमने भी बताया भाई नहीं दिए तो हम क्या करें अब। अच्छा अच्छा, मतलब ये सारा भी उन लोग की मांग भी नहीं थी, मांगे नहीं थे कि आपको जो इच्छा होगी आप सबके दीजिएगा। तो वो लोग ज़्यादा दिए भी नहीं, कुछ भी नहीं दिए थे। ये समझिए, क्या बताऊँ। ससुराल में कोई अनबन तो नहीं हुई इस बात को लेकर? नहीं कोई। कि एक लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो लोगों को यही उम्मीद होता है वो सारा सिस्टम लेके आएंगी। एक जो लड़की का गृहस्थ जीवन होता है या फिर लड़के को जो भी दहेज के रूप में दिया जाता है तो लोग उसको स्वीकार करते हैं। अगर ये सब आपके घर से नहीं पूर्ति हो पाए तो यहाँ से कोई अनबन तो नहीं हुआ ससुराल से? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ भी कहीं किसी जगह जिसे कहते हैं खिचड़ी खाने के लिए, आंगन में बैठने के लिए दुल्हन नाराज है, उसको ये है वो है, कहीं भी किसी प्रकार की नाराजगी नहीं। वो लोग जानते थे, इसीलिए बोले कि हम लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है, जो देना है दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। अब जो अगला सवाल है मेरा वो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो पति थे उनसे आपने कहा कि मैं पढ़ने में इच्छुक हूँ, मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ, उनका इस पे क्या विचार हुआ? वो बोले कि मेरे देवर जी उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनसे बोले कि मंजू बोल रही पढ़ने बीएड करने के लिए, तो बोले रहने दीजिए, बीए किए हैं, अपना घर बार संभाले और रहने दीजिए पढ़ाई करने के लिए। तो हमने भी बोला जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ ससुराल में कौन कौन है? ससुराल में 3 भाई मेरे हस्बैंड है और ससुर जी पहले से, वो भी 2004 में ही हाँ एक्सपायर, वो भी नहीं है। और सासू हैं, 3 जेठानी, हाँ सासू माँ है। अच्छा, आप बीच में हैं या फिर सबसे बड़ी छोटी? नहीं, हम बीच में हैं, एक बड़े हैं एक छोटे, बीच में हम। अच्छा अच्छा, कहीं ना कहीं आपके भी एक जेठ और जेठानी जी हैं? जी। अच्छा, तो आप ये सोशल मीडिया पे कैसे आती हैं? सोशल मीडिया के बारे में आइडिया कैसे आता है कि सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए और काम करना चाहिए? जी, मैं गाना तो पहले स्कूल में हर फंक्शन में गाया करती थी और गाना गाने में मेरा संगीत में बहुत ही ज़्यादा रुचि था। जो गांव में शादी विवाह होता है, चाहे मैके थी, ससुराल में आई, वहाँ यहाँ भी धीरे धीरे लोग जान गए। तो हर शादी विवाह में मुझे बुलाया जाता था। वहाँ तो सो जाती थी, मुझे 4 लोग 2 लोग आती थी, मेरी सहेलियाँ उठा के मुझे लेके जाती थी, चलो तुमने हाँ गाना गाओ। तो इंटरेस्ट था। तो इस सोशल मीडिया के बारे में मुझको नहीं पता था। ये मोबाइल भी मेरे पास बड़ी वाली नहीं थी। पहले मेरी शादी जब पड़ी थी तो छोटी वाली मोबाइल गई थी यहाँ से, ससुराल से। तो जब 2 साल 3 साल बीता तो तब मेरे पास बड़ी वाली मोबाइल है। और बड़ी वाली मोबाइल जब आई तो उसमें देखा करती थी, गांव के भी औरतें गाया करती थी। अच्छा। जैसे मैं इस टाइम बाहर ऐसे गाया करती थी, तो मोबाइल में भी देखा करती थी कि मोबाइल में भी लोग इस तरीके से गीत गा के डाल रहे हैं जैसे मैं गा लेती हूँ। तो मैं सोची कि तो मैं भी तो गा सकती हूँ, लेकिन कहाँ गाऊंगी, कैसे गाऊंगी। म्यूजिक पे देखी थी, शादी में तब नहीं गाया जाता था। तो इसके भी बारे में नहीं पता था। ये सोच कर बहुत दिन तक परेशान हुई, कहाँ स्टूडियो मिलेगा, ये रिकॉर्डिंग कैसे होगा, कहाँ जाके हम गाएं। और ज़्यादा करके उस समय लाल बाबू वायरल हुआ था जी। 8 साल का उस समय था, जिस समय हम देख रहे थे 2019 में जी। तो लाल बाबू का गाना उस समय करण भाई गवा रहे थे, उसको मैं देख रहा था, सिखा के गवा रहे थे। तो मुझे तभी से मेरे मन में जिज्ञासा हुई। 1-2 लोग हमको बताए भी। और पहले एक बार मैं इंटर हाई स्कूल में थी, तो मेरे दादी के भतीज वहाँ बनारस पढ़ाई करते थे, तो वो आए थे वहाँ बनारस से। एक लोग मुझे लेने के भी लिए आए थे कि गानों ने सुने और परिवार वाले से रिक्वेस्ट भी किए कि बहुत अच्छा गाती हैं, इनको जाने दीजिए मेरे साथ, इनको मैं संगीत सिखाऊंगा। तो उन्हीं से मैं नंबर ढूंढकर मैं उन्हीं से बात की कि जो मुझे लेने के लिए उस टाइम आए थे तो कहाँ हैं। अच्छा। तो बताया इस टाइम वो तो संगीत से हट गए हैं, दूर हैं। लेकिन अगर गाना चाहती है तो पांडेपुर में मेरी परिचय की स्टूडियो है जी, बनारस। हाँ बनारस, यहाँ मैं रहता भी हूँ, पढ़ाई करता हूँ। उसके छोटे भाई, उनके छोटे भाई मेरे चाचा के। तो वहीं तब बात हुई तो अपने हस्बैंड से। घर वाले परमिशन दे दिए थे? हाँ, घर वाले से पूछे तो बोले ठीक है गाओ, तुम्हारी इच्छा है, तुम तो वैसे भी गा रही हो, मोबाइल पे गाओगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब आपका गीत स्टूडियो के माध्यम से लॉन्च होता है, परिवार के लोग तो सुने ही होंगे, वहीं आपके पीहर के भी लोग सुने, थोड़ा बहुत तो मतलब ज़रूरी होता होगा। तो क्या कुछ रिएक्शन हुआ? नहीं, कोई कुछ नहीं बोला। सब तो ऐसे भी जानते थे कि मैं गीत संगीत में हमेशा डूबी रहती हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसे सुनकर सबको खुशियाँ मिली, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब
एक कहा जाता है कि जब महिलाएं सोशल मीडिया पे आती हैं, हमारे भारतवर्ष में महिलाओं को इज्जत का दर्जा दिया जाता है और कोई नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू बेटी सोशल मीडिया पे आएँ और वो नाच गीत गाएं। ऐसे में आप आती हैं, आपको परिवार से इजाज़त मिलता है, आप स्टूडियो के माध्यम से गीत भी गाने लगती हैं। नहीं, मैं अपने हस्बैंड से पहली बार बोली तो ये मना नहीं की। अभी तक ले हम उनसे जो कुछ भी कहे ना, हमको मना नहीं करते हैं। अच्छा। उन जितना मैं बाउंडेशन से मायके में रही हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा फ्री यहाँ ससुराल में रहती हूँ। ससुराल में। अच्छा, पति जी आपके क्या करते हैं? पति जी मेरे घर पे ही रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। उनका एक मछली का व्यापार बिजनेस है। मछली का व्यापार जी। अच्छा, जब वो कहीं बाजार हटिया मोहल्ले में जाते होंगे, घूमते होंगे, टहलते होंगे, या फिर आपके इसी गांव के लोग जब उनको वीडियो दिखाते हो, ये देखो तुम्हारी पत्नी है, ये इस तरीके से गाना गाते हो, कुछ लोग तो ये भी कहते होंगे कि ये बेइज्जती हो रही है, कुछ लोग तो नाम भी रोशन करते होंगे, ऐसा कुछ क्या उनको सुनने को मिला? नहीं, ऐसा कभी नहीं सुनने को मिला। लेकिन अब जबकि अब तो तारीफ लोग करते हैं कि आप तो बड़े इंसान हो गए हैं, आपकी मैडम बहुत अच्छा गाती हैं। अब तो उनको हर जगह इज्जत मिलती है। और पहले जब नहीं वायरल थे, नहीं कोई कुछ था, कहीं जगह नहीं था मेरा, तो भी कुछ कोई नहीं कहा। अच्छा, एक सवाल तो रह ही गया मंजू जी, जब आप सोशल मीडिया पे आते, जब पहले तो आप स्टूडियो के माध्यम से गीत स्टार्ट करती थी, लेकिन आपने भी सोचा होगा मेरा खुद का अपना चैनल हो, मुझे खुद से अपना नाम बनाना है, खुद से लोग मुझे जाने और मेरे चैनल के माध्यम से लोग जाने, क्योंकि देखिए यूट्यूब सोशल मीडिया से आए भी होता है, शायद आपको इसके बारे में पता चला होगा। तो ये आइडिया कैसे आया कि मुझे मेरा अपना खुद का चैनल होना चाहिए? जी, पहले जब बनारस गई पहला गाना माता रानी का गाई थी जी, और दूसरा गाना बोल बम का गाई थी जी। दूसरा गाना जब डाला गया तो एक ही दिन में 1 लाख व्यूज़ गया था। तो उन्होंने फ़ोन करके हमको बताया स्टूडियो वाले, तो मंजू जी आपको बधाई हो, आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, आपका इतना व्यूज़ गया। तो सच बताए भैया, तो हमको व्यूज़ के बारे में भी नहीं पता था कि व्यूज़ क्या चीज़ होता है। हम बोले भैया ये क्या चीज़ है? तो बोले कि अरे 1 लाख लोगों ने आपका गाना देखा। हम कहे मोबाइल पे देखिए, तो हमने देखा, हाँ हम देखे। तो लेकिन उस समय भी आपको समझ में नहीं आया? नहीं, उस समय भी नहीं देख लिया। जी जी, ठीक है, हमारा गाना मोबाइल पे भी आने लग गया। तो फिर तब से कोरोना आ गया। हाँ, कोरोना का 2 गीत गाए, वही जी। कोरोना आ गया। कोरोना में बंद रहा गाना लगभग 1-1.5 साल तक ले। जी जी। तब हमारे मुस्काबाद में, हमारी बाज़ार है मुस्तफ़ाबाद, हम घर पे बैठी रहती थी, अपने हस्बैंड से बोला करती थी कि यहाँ बनारस छोड़ के अपने आरी बगल देखो जौनपुर, अपने यहाँ कोई स्टूडियो हो तो 1-2 गाना गाते रहें धीरे धीरे। तो पता किए तो कि स्टूडियो वहीं पे मेरे मुस्तफ़ाबाद में था। तो वहाँ गए तो वहाँ मैंने 2 गाना बोल बम का रिकॉर्डिंग किया। अच्छा जी। वहाँ भी बनारस से ज़्यादा पैसा लगा। अच्छा, जबकि न्यू ट्रैक बता के न्यू ट्रैक पैसा बता के सेकेंडरी ट्रैक दिए थे। अच्छा। और इसके बारे में हमको बहुत नॉलेज नहीं था, और जो बताएंगे वही जानेंगे। हम बोले कि भाई हमको न्यू ट्रैक चाहिए, तो कहीं ठीक है मिल जाएगा। तो उसका एक ट्रैक का 3500 रुपये। अच्छा अच्छा। तो ये जो गाना शूट हुआ आपके मुस्तफ़ाबाद स्टूडियो में, जी। तो ये आपके चैनल पे पड़ा है किसी और के? नहीं, वो भी मेरे चैनल पे नहीं, तब मेरा चैनल नहीं था, वही बता रहे हैं। तब वहाँ शूटिंग करने के लिए ब्रिजेश गए थे। अच्छा, विजय जी कौन है? वही मेरे भांजे। अच्छा। तो वहाँ वो जब गाना शूट हो रहा था, वही मेरे भिखारीपुर में बड़ा सा मंदिर है भोले बाबा जी का। जी। तो ब्रिजेश शूट करने के लिए गए थे, कैमरा चला रहे थे। जी। तो वो मेरा शूटिंग वूटिंग हो गया, वहाँ से हम चले गए। वहाँ से ब्रिजेश हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई जान पहचान नहीं। मैं वैसे भी ज़्यादा किसी से बोलना नहीं करती थी, अब भी नहीं बोलती थी, बोलती हूँ फालतू। तो शूट हुआ, मैं अपने घर चली गई, वो अपने घर चले गए। तो मेरा वीडियो फंसा, उनके पास हमारे हस्बैंड आए जहाँ स्टूडियो पे गए थे, माने उनके माध्यम से ब्रिजेश गए थे, हम तो उनको पैसा दिए थे। जी। तब जब वो आनाकानी बता रहे अभी नहीं हुआ, ये अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, 2 दिन ऐसे बीता। तो हमारे देवर जी और हमारे देवर जी को हमारे हस्बैंड भेजे कि जाओ उसको लेकर, वो पहचान का था जिसके स्टूडियो पे गए थे, उसको लेकर बोल रहा है सुजानगंज मिक्सिंग होगा, तो सुजानगंज जाओ। तो सुजानगंज जब आए हमारे देवर जी, तो यही गाना मिक्सिंग हुआ। ब्रिजेश मिक्सिंग कर रहे थे, मिक्सिंग करके हमारा गाना दिए। और एक चैनल पे कौन सा, हाँ चैनल एक संजीवनी, कौन सा चैनल, कोई चैनल है, पॉपुलर चैनल है जी। तो उस चैनल पे हमने कहा हमारा गाना पड़ना चाहिए, भाई न्यू ट्रैक था तो बड़ा चैनल था, हम सोचे उस चैनल पे क्षेत्र का ही चैनल रहा होगा। हाँ जी। उस पे अंतरा जी का गाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। भतार सिम लोढ़ा से फोड़ दिले बा। अच्छा अच्छा। वो गाना उस पे है। जी जी।
तो बोला कि चैनल पे चढ़ाने के लिए भी 1000 लगेगा। अच्छा, उसने अलग से डिमांड किया। हाँ, तो उसको भी दिए। तो वो अब बाद में फंसते फंसते उस चैनल पे भी नहीं गाना गया। क्यों नहीं गया तब तो हमको नहीं पता था, बाद में पता चला तो ट्रैक म्यूट नहीं था, अच्छा, कॉपीराइट ट्रैक था। तो दूसरे चैनल पे गया तो ब्रिजेश से जब हमारी देवर से मुलाकात हुई तो देखे यहाँ स्टूडियो भी बढ़िया था और भैया का भी प्रेम व्यवहार अच्छा लगा। और पहले ये नहीं जानते थे कि हमारे भांजे हैं। भांजे इसकी जैसे सटीक एक ननद के बेटे भांजे होते हैं, ये हमारे ननद के लड़के हैं। अच्छा, काफी लंबा रिश्ता। हाँ, लंबे रिश्ते से हैं, तो इसलिए मुझे नहीं पता था। लोग कहेंगे कि भांजे तुम्हारे इन्हें पता नहीं है, लेकिन जैसे ननद के बेटे हैं तो भांजे हैं, ननद के बेटे हैं तो भी भांजे हैं, तो इसलिए हमको नहीं पता था। तो हमारे देवर जी गए कहीं इस स्टूडियो मत गाने जाना, जहाँ हम मिक्सिंग कराने के लिए गए थे वहाँ स्टूडियो भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी मिक्सिंग होता है। हाँ, दोनों काम। अब वहीं चलिएगा और अपने कास्ट के हैं। और वहाँ जहाँ गए थे वो हरिजन थे। तो कहें कि काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बैठकर। वो पूछ भी रहे थे आप कहाँ से आए भैया, आपका घर कहाँ है। तो हम ब्रिजेश के पास ही स्टूडियो पे आए गाना गाने के लिए। इसके बाद तब ब्रिजेश की स्टूडियो पे भी 1-2 गाना गाए, ब्रिजेश शूट किए और डाले। वो भी दूसरे एक वीडियो हाउस प्रोडक्शन पे गया जी, हाउस प्रोडक्शन को जानते हाँ हैं हाँ अच्छे तरीके से। उस चैनल पे 2 गीत गए, ऐसे ऐसे गए। तब ब्रिजेश से धीरे धीरे हमारी आने लगे तो पहचान होने लगी कि हाँ कि कौन कहाँ से है। तो धीरे धीरे तब पता चल गया, निकला। तब तक ये आ गया ये जिला पंचायती प्रधानी वाला माहौल। जी, उस समय ही आप वायरल होते हैं। उस समय हम लगभग 200-250 तक गाना गाए थे। अच्छा। और ब्रिजेश गवाए थे कॉपीराइट ट्रैक पे। जो भी आते थे उनको मतलब हाँ प्रधान पद के उम्मीदवार रहे होंगे या जिला पंचायत पद के उम्मीदवार रहे, आप उनके लिए गीत गाए। जी, उनके लिए इतना गाना, ये समझिए कि मार्केट में बजने 15 दिन तक ले, जब तक चुनाव चला 15 दिन पहले से ही इतना ज़्यादा भीड़ कि मैं 9, 10, 11 बजे तक यहाँ रहा करती थी। फिर हमको ब्रिजेश जाते थे, हमारे घर छोड़कर आते थे अपने घर। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे तो मैंने जब गाना गा रहे थे तब पहचान हो गई थी कि हमारे भांजे हैं और यहीं इनका घर है। और हमारे आपको एक सपोर्ट मिल गया। हाँ, सपोर्ट मिल गया। मेरे पीछे इनका हाथ रहेगा, सपोर्ट करेंगे। लिवा के आना हुआ, जाना होगा, स्टूडियो से कोई सपोर्ट हुआ तो सारा सपोर्ट ये कर देंगे। तब जब ये बीता इलेक्शन तब ब्रिजेश ऐसे हम लोग बैठे थे, ब्रिजेश बोले देखिए मामी अब एक चैनल बनाते हैं जी। और इसके भी बारे में हमको नहीं बहुत पता था जी। तो हम बोले क्या होगा, कहें अपना चैनल बनाएं और उसी पे हम लोग मेहनत करें, जो भी कुछ होगा अपना होगा। हाँ, किसी को दे देंगे तो क्या देंगे, हमको क्या नहीं देंगे उसका कोई मतलब नहीं है। तब से वही अपना चैनल बनाए। बोलबम का टाइम था वही 2020 का शायद। अच्छा। 20 का 21 का जी। तो तब वही बोलबम का गाना, फर्स्ट टाइम बोलबम का गाना गया। इसके बाद उसी पे हम लोग मेहनत करने लगे जी। चैनल आपका मोनेटाइज हो गया होगा? चैनल तो भोले बाबा की कृपा से, माता रानी का आशीर्वाद से चैनल पे 4था या 5वां गाना वही आयांश नाम का लड़का एक पटना का था, 16 करोड़ की सुइयां लगनी थी, उसके बारे में गाए थे। वो गाना वायरल हुआ, 2 ही दिन में 5-6 लाख लोग देखे। उसी गाना से आपकी पहचान बनती है। चैनल भी मोनेटाइज होता है, कुछ इनकम भी आता है। जस्ट उसके बाद ही एक विदाई गीत माता रानी का वैसे भी डाले थे, लेकिन विदाई गीत वायरल हुआ देवी माता का, वो भी जी। ऐसे में जब आप चैनल बना लेते, आपका मोनो भी होता है चैनल और आपका पेमेंट आता है, क्योंकि देखिए घर परिवार में और अपने इस गांव में लोगों को साबित करना होता है कि अगर हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जब तक उनके हाथ में पैसा नहीं रखेंगे तब तक उनको भरोसा नहीं होता है कि यूट्यूब पेमेंट भी देता है। लोगों के अंदर ये सारा अंधविश्वास होता है। जब आपका पहला पेमेंट आता है तो आप किसको देती हैं? किसको नहीं देते थे। हमारा पेमेंट जब आता था तो म्यूजिक हम लोग का बाहर से बनता था। जब पेमेंट आता था, माने जब बढ़ के नहीं आ रहा है, हमारे काम ही भरे का आ रहा है, तो हम किसको देंगे? नहीं, एक वो खुशी रही होगी कि पति जी को बताया जाए, सासू माँ को बताया जाए। नहीं, बताए सबको, सब लोग जानने लगे कि इनका चैनल ग्रोथ करने लगा, मोनेटाइज भी हो गया, पैसा आने लगा। लेकिन हमारे घर में यही कोई जिज्ञासा नहीं कि हमारे हाथ में लाकर पैसा रखें। हमारे हस्बैंड भी हम इतने दिन काम किए, जब तक पैसा नहीं आया था, जितना भी म्यूजिक का खर्चा, वीडियो का खर्चा, जो भी खर्चा होता था हमारे हस्बैंड ही देते थे। लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि पेमेंट आया तो क्या हुआ, कहाँ कर दी, कहाँ लगा दी, ऐसा कोई सवाल नहीं किए। उनसे बताया कि इतना आया है, म्यूजिक अगला बनवाएंगे, अगला बनवाएंगे, अगला बनवाएंगे, वहाँ खर्च कर दिए। हाँ,
कहने मतलब यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितना भी पैसा आने लग गया आप अपने पीछे खर्च करते चलते गए अपने नाम को बनाने के लिए। चाहे वो अब तो जब आने लगा तो वही लगाने लगे, चाहे हस्बैंड देते चाहे वो लगाते। अब उनसे बता दिया करते थे। मुझे लगता है जब उस समय आपने बताया कि अभी स्टूडियो के माध्यम से गीत स्टार, तब वो किसी और का स्टूडियो था, अभी ये आपका अपना स्टूडियो है। आज हम लोग आपकी स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ये सारा इंस्ट्रूमेंट का खर्च ये सब यूट्यूब से किया है? जी बिल्कुल। अभी तक तो 2 साल पहले भी हम लोग किराए के रूम पे रहा करते थे जी। तो अभी ये 5-6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा हुआ यहाँ शिफ्ट हुए जी। तो आप सबके आशीर्वाद से, जनता लोग के प्यार दुलार से जो कुछ भी है ठीक है, अच्छा है जी। जी। अच्छा, आगे सोशल मीडिया से और क्या कुछ आप इकट्ठा करना चाहते हैं और क्या गोल है? जी आप सबका प्यार दुलार आशीर्वाद से मैं एक जगह, एक नाम अपना बनाना चाहती हूँ इस दुनिया में। जगह और नाम तो आज के टाइम में पूर्वांचल में हर कोई जानता है, आपको पहचानता है। आपने अयोध्या नगरी में भी आपने अपनी छवि को कायम किया है और वहीं धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष आपको जानने लग गया। आपने स्टूडियो सेटअप जैसे तैयार कर लिया है, वैसे आगे क्या गोल है, आगे क्या करना चाहते हैं, आगे क्या चीज़ मिल जाए आपको? बहुत अच्छा लगा आप सबके इस सोशल मीडिया पाकर, मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती आई। कितना लोगों ने प्यार आशीर्वाद कम टाइम में दिया। जी, जी। बहुत लोग मैं सुनती हूँ कि इतने ज़्यादा दिन से मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं बचपन से बहुत तकलीफ़ उठाई थी, हो सकता है भगवान इसीलिए हमको जल्दी ही मुकाम हासिल किए और आशीर्वाद दिए। अभी हाल में ही बक्सा में मायावती बहन जी आई थी जी। आप लोग जानते होंगे। जी, जी, जी। वहाँ भी काफ़ी धमाल आपने मचाया वहाँ मंच पे, जिस मंच पे बहन मायावती जी आई थी उस मंच पे गाने का अवसर मिला था। वो भी 1-2 गीत नहीं 6-7 गीत गाए थे। सांसद श्याम जी के सौजन्य से उन्होंने मुझे उस मंच तक पहुंचाया और इतने लोगों के बीच में मैं कभी गाना नहीं गाई थी। और मैं जब गाना गाई तो गाया करती थी, इतनी तालियां, इतनी गड़गड़ाहट कि मेरा मन खुश हो गया। अच्छा मंजू जी, आप स्टेज प्रोग्राम भी करती हैं? क्योंकि देखिए स्टूडियो तक तो हर कोई परिवार से परमिशन दे देता है, लेकिन स्टेज प्रोग्राम के लिए कोई नहीं चाहता कि हमारी पत्नी जाए करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ अच्छे विचार के भी लोग होते हैं, कुछ गलत नेचर के भी लोग होते हैं। शायद आपको सामना भी ऐसे लोगों का करना होता है, वहाँ पे क्या कुछ होता है? जी ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जाते हैं, घर में रहते हैं, तैयार बैठे रहते हैं, गाना गाना होता है तो मंच पे जाके गा के चले आते हैं। और परिवार की परमिशन तो मैंने बताया कि मैं जितना मायके में नहीं फ्री थी इतना ससुराल में हमारे हस्बैंड जी कभी किसी चीज़ का बाउंडेशन नहीं देते हैं। अभी आपका स्टूडियो ओपन हो गया है, अगला क्या सपना है? जैसे लोगों का होता है कि महंगे कार से चलना, जगहों पे ज़मीन लेना, आप महिला है, महिलाओं को गहनों से बड़ी लालच होती है, ऐसा क्या कुछ सपना है? जी देखिए, भगवान करेंगे तो होगा तो पहनूंगी। मैं अपने मन में किसी चीज़ का लालच नहीं रखती हूँ। गहना तो मुझे शुरू से ही जो मेरी शौक़ थी, जो मेरी इच्छा थी, कुछ भी नहीं मिला था और अभी तक नहीं है। लेकिन मैं अपने मन में सब नहीं रखती हूँ कि मैं कमाऊंगी तो पहले गहना बनवाऊंगी, पहले ये करूंगी वो करूंगी। मिलेगा पैसा, होगा पैसा तो जो मन करेगा ले लूंगी, नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ मन में नहीं रखती हूँ। लेकिन ये गाड़ी घोड़ा का शौक़? गाड़ी घोड़ा का भी शौक़ नहीं, मैंने किसको नहीं होता है, लेकिन मैं ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मुझे हो ही जाए। आगे अगर सोशल मीडिया से जब मोटा रकम आएगा तो क्या उम्मीद है हो जाएगा? जी बिल्कुल, जब आएगा तो ले ही लूँगी। अच्छा। जब आएगा तो ले ही लूँगी। भाई किसी के पास पैसा रहेगा तो सोचेगा कि हम असुविधा से चलें? नहीं, हर कोई चाहता है कि हमारी एक अलग पहचान हो। जी, लेकिन मेरे मन में ऐसी लालच नहीं रहती है। जो होगा सब परमात्मा भगवान की वजह से होगा, जब जो होना होता है वो जाएगा। जी मंजू जी, आप भी एक महिला हैं और ये वीडियो ज़्यादातर क्रिएटर्स लोग देखते हैं, महिलाएं लोग देखते हैं और कुछ ऑडियंस भी देख रहे हैं। वो लोग आपकी इस वीडियो के माध्यम से मोटिवेशन होते हैं, ठीक है? उनको आप किस तरीके से सजेशन करेंगे? जो महिलाएं यूट्यूब पे आती हैं, सक्सेस नहीं प्राप्त करती हैं तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को छोड़ देती हैं, लोग उनको भला बुरा कहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगी, भला कहने वाले भी इस दुनिया में हैं, बुरा कहने वाले भी। लेकिन हमको जो करना है, अगर किसी के कहने से अपना रास्ता छोड़ देंगे तो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। इसलिए अगर हमको जो करना है तो उसको ठान के करे, उस पर मेहनत करे और लगन से करे तो एक न एक दिन कामयाबी तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने अपने यूट्यूब चैनल पे लगभग 20,000 सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिया। क्या यूट्यूब पे ही काम करते हैं या फिर और कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक पेज हो गया?
यूट्यूब पर ही करते, फिर इंस्टाग्राम अभी टेलीग्राम नया हो बनाया गया? नहीं, टेलीग्राम पर नहीं, इंस्टाग्राम अभी नया बनाए हैं, जी उस पर भी 500-600 फॉलोअर्स हुए हैं। जी। और फेसबुक तो मेरा फाइनली नहीं, अच्छा। एक बार ऐसे बनता है बिगड़ जाता है, कैसे बनता है, आज आपसे बनवाऊंगी, चलिए बिल्कुल। आप मेरा फाइनल करके जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यूट्यूब है मेरा, मैं प्रोग्राम करती हूँ। चलिए, अच्छा आपके चैनल का क्या नाम है, ऑडियंस देख रहे हैं, मंजू बता मोहिनी दीजिए। ऑफिशियल मेरे चैनल का नाम है। आप सब मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे जाइएगा, ढेर सारे गीत हैं, आप सबको सुनने लायक है, आप सब सुनिएगा, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। जी दोस्तों, अभी कुछ ही देर में हम उनके उस अंदाज से भी रूबरू होंगे और साथ ही साथ आप लोग के भी बीच में बताएंगे, लेकिन वो वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पे देखने को मिलेगा, राहुल प्रजापति ब्लॉग पे। आप लोग उस पे जाके इनके उस अंदाज को सुनिएगा जिस अंदाज से इन्होंने आज पूरे यूपी बिहार में धमाल मचा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए पॉडकास्ट में।